नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन, बताया ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने जैसा क्यों। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, खतरे के निशाने के ऊपर बह रही यमुना, येलो अलर्ट जारी। G20 सम्मेलन के डिनर के दौरान जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने मिलाया हाथ तो क्या हुई थी बात। सीबीआई करेगी मणिपुर हिंसा की जांच, आरोपियों का ट्रायल राज्य से बाहर कराने की सुप्रीम कोर्ट से अपील। वंदे भारत ट्रेन में यात्री को परोसे गए खाने में निकला कॉकरोच, आईआरसीटी ने लिया कड़ा एक्शन। अब समाचार विस्तार से। सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन गांधीनगर में हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की बेहतरीन मोबाइल फोन बनाकर उनका निर्यात कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 को उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर से जुड़े तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2023 के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। सेमिकॉन इंडिया के जरिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। मेरा ये भी मानना है कि संबंधों में तालमेल के लिए जरूरी है। सेमिकॉन इंडिया 2023 के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सिर्फ 2 साल में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दुगना हो गया है। भारत में बनाने वाले मोबाइल फोन का निर्यात दुगना हो गया है। जो देश कभी मोबाइल फोन का आयात तक था, वह आज दुनिया के बेहतरीन मोबाइल फोन बनाकर उनकी निर्यात कर रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मौकों का पूरा संसार है। भारत से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट 2 साल में बढ़कर दुगने से अधिक हुआ है। मेरा मानना है कि दुनिया में हम जो चौथी औद्योगिक क्रांति देख रहे हैं, वह भारतीय आकांक्षाओं से प्रेरित है। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी को 50% वित्तीय मदद की जाएगी। भारत के 300 कॉलेजों में सेमीकंडक्टर से जुड़े सिलेबस शुरू होगा। दिल्ली को फिर से बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश हो रही है। दूसरी तरफ यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। एक बार फिर कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशाने के ऊपर यमुना नदी बह रही है। बता दें कि दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशाने के ऊपर बह रही है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देश के कई अन्य इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। जान लें कि दिल्ली में 2 हफ्ते से लगातार यमुना ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। जहां 2 हफ्ते पहले दिल्ली के बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी, वहीं एक बार फिर से यमुना का जल स्तर खतरे के निशाने से ऊपर बहती नजर आ रही है। जान लें कि पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से दिल्ली में यमुना का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हाल ही में आई बाढ़ के बाद दिल्ली पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। बता दें कि यमुना नदी साथ साथ उसकी सहायक नदी हिडन का वाटर लेवल भी नोएडा, गाजियाबाद के लिए डेंजरस बना हुआ है। जान लें कि इस समय यमुना का जल स्तर 205.98 मीटर दर्ज किया गया है। खतरे के निशाना 205.33 मीटर है। गौरतलब है कि बीते दिनों यमुना किनारे से 33,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और उनको रिलीफ कैंप में शरण दिया गया था। कुछ लोग वहां से वापस यमुना किनारे आने लगे थे, मगर सभी से अपील की गई कि किस वक्त यमुना किनारे न आए। बड़ी खबर मुंबई से भी है, जहां मौसम विभाग ने बारिश को रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर के अंत में एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया था। मई 2020 में भारत चीन सीमा पर उत्पन्न गतिरोध के बाद से दोनों नेताओं की
पहली बार सार्वजनिक मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले वर्ष बाली में G20 शिखर सम्मेलन पे एक डिनर के दौरान एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता पर बातचीत की थी। ये मई 2020 में भारत चीन सीमा पर उत्पन्न गतिरोध के बाद दोनों नेताओं की पहली बार सार्वजनिक मुलाकात थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने जोहानिसबर्ग में 2 दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी के बीच बैठक के बाद दावा किया गया। शी और मोदी पिछले साल नवंबर में हुए G20 शिखर सम्मेलन में इतर बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर बनाने पर महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर के अंत में एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की आवश्यकता पर बात की थी। बागची ने कहा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने दृढ़पूर्वक कहा कि पूरे मुद्दे के समाधान की कुंजी भारत चीन सीमा के पश्चिम सेक्टर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित को हल करना तथा सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल करना है। डोभाल ने 24 जुलाई को जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स देशों के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से इतर वांग से मुलाकात की थी। पूछे जाने पर कि क्या चीन के राष्ट्रपति दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, इस पर बागची ने कहा कि भारत सभी आमंत्रित नेताओं की भागीदारी के साथ इसकी सफलता के लिए सभी प्रयास और तैयारियां कर रहा है। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने के भारत के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि ये होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर कुछ भी ठोस कहना जल्दबाजी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस प्रस्ताव का कथित तौर पर समर्थन किए जाने संबंधी खबरों के बारे में बागची ने कहा कि उन्होंने ऐसी टिप्पणियां नहीं देखी है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर रूस ने समर्थन किया है तो ये अच्छा है। मणिपुर हिंसा मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे एफिडेविट में सरकार ने ये जानकारी दी है। मणिपुर की हैवानियत की वायरल वीडियो की जांच अब सीबीआई करेगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई जल्द ही इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू करेगी। साथ ही इस केस का ट्रायल मणिपुर से बाहर करने की सिफारिश करेगी। पुलिस ने हैवानियत का वीडियो बनाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वीडियो बनाने वाले फोन को भी बरामद कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने मणिपुर की कुकी और मैतेई समुदाय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बात की। अब तक इस मामले में अलग अलग 6 दौर की बात हो चुकी है। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। इस एफिडेविट में केंद्र सरकार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति केंद्र ने राज्य सरकार के साथ मशविरा करके मणिपुर केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। इसके साथ ही इस केस का ट्रायल मणिपुर से बाहर करवाने का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है। मणिपुर हिंसा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा था कि इस मामले में गुनहगारों की जवाबदारी सुनिश्चित करने और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार अपने इस फैसले के बारे में बताएगी। इसके एफिडेविट में वीडियो के सिलसिले में पकड़े गए आरोपियों पर मामला राज्य से बाहर असम में चले, इसकी भी सिफारिश है। प्रशासन को कथित वायरल वीडियो की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। 2 अन्य वीडियो जो संज्ञान में आए वो पुराने और म्यांमार के हैं। मणिपुर में ऐसा अन्य कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
एफिडेविट के मुताबिक राज्य में शांति स्थापना के लिए कुकी और मैतेई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ अब तक अलग अलग 6 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। सरकार दोनों समुदायों के लिए एक साथ बैठने का भी प्रयास कर रही है। मणिपुर जल रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन स्थिति में पहले से काफी सुधार आया है। गत 17 जुलाई के बाद से मौत की कोई घटना नहीं हुई है। हिंसा की घटनाओं में भी जून के बाद से लगातार कमी आई है। शांति स्थापना के लिए कुकी और मैतेई बहुल आबादी वाले इलाकों के लिए सुरक्षा वाले बफर जोन लगाए गए हैं। इसमें दोनों समुदाय की रिटायर्ड अधिकारियों, जज और अन्य गणमान्य लोगों की मदद ली जा रही है। राज्य में केंद्र की तरफ से भेजे गए विशेष सुरक्षा सलाहकार की अगुवाई में यूनिफाइड कमांड काम कर रही है। प्रधानमंत्री लगातार मणिपुर के मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र गृह मंत्री और राज्य सरकार के साथ भी पीएम लगातार हालात और शांति व्यवस्था के प्रयास का अपडेट लेते हैं। राज्य में जाति हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन 1993 से 1998 के बीच हुई हिंसा की घटनाओं और ताजा मामले में सरकार की प्रतिक्रिया का अंतर भी देखा जा सकता है। केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में कोर्ट को बताया कि हालात को संभालने में कोई देरी हुई, ये कहना गलत है। 3 मई से 7 मई के बीच ही 30,000 से अधिक सुरक्षा बल जवान तैनात कर दिए गए थे। मणिपुर जाने से किसी को रोका नहीं जा रहा। विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल जाता है तो सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे। मणिपुर में हिंसा की घटनाएं जाति संघर्ष की है। इसको चर्च बनाम हिंदू जैसे कोई धार्मिक रंग देना गलत है। केंद्र ने कहा कि म्यांमार में सैन्य शासन आने के बाद से नारकोटिक्स के अवैध कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। म्यांमार से लगी सीमा पर आवाजाही के नियमन के लिए नए प्रावधान का प्रयास हो रहा है। भारत म्यांमार के बीच 1643 किमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सर्वे का नाम चल रहा है। म्यांमार से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक डेटा भी लिया जाएगा ताकि उसे नेगेटिव डेटा लिस्ट में डाला जा सके। इससे म्यांमार से आने वाला कोई भी शख्स भारत में अपना आधार नहीं बनवा पाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री को खाना परोसा गया जिसमें कॉकरोच मिलने की शिकायत मिली, जिसके बाद IRCTC एक्शन में दिखा। वीआईपी समझी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जो खाना यात्री को परोसा गया उसमें कॉकरोच मिलने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद IRCTC एक्शन में दिखा और सर्विस प्रोवाइडर पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन में दिए गए खाने में कॉकरोच मिलने की शिकायत यात्री ने IRCTC को ट्विटर पर टैग करते हुए की थी, जिसके बाद IRCTC की मामले संज्ञान लिया और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर कार्रवाई की। इसके साथ ही IRCTC ने ये भी आश्वासन दिया कि इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि ये मामला बीते 24 जुलाई का है, जब MP की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत ट्रेन में सुबोध सफर कर रहे थे। उन्होंने ट्रेन में खाना ऑर्डर किया था। जब उनके सामने खाने के लिए पराठा आया तो उन्होंने उसमें एक कॉकरोच दिखा, जिसके बाद उन्होंने खाने से मिले कॉकरोच की फोटो खींची और IRCTC को टैग करते हुए ट्वीट कर दिया। सुबोध की शिकायत के बाद IRCTC ने एक्शन लिया और ट्वीट के जवाब में इसकी जानकारी दी। IRCTC ने जवाब में लिखा कि सर, इस अपील अनुभव के लिए हम माफी चाहते हैं। मामले को गंभीरता से लिया गया। संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को खाना बनाते समय उचित सावधानी बरतने की सख्त चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही सर्विस प्रोवाइडर पर भारी जुर्माना लगाया गया है और रसोई पर निगरानी को आज भी मजबूत किया गया है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।